हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मिलेनियम एजुकेशन पर। आप सभी ने लास्ट वीडियो देखकर उसे सफल बनाया, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। आप लोगों से अब रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह इस पेज से जुड़े रहें। हम अब चाहते हैं कि आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक चैप्टर बायोलॉजी का। सो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक बेसिक चैप्टर, जिसमें हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे और किस तरीके से आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला चैप्टर, जो कि एक बेसिक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि ये एक बेसिक चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। और हालांकि चूँकि हमारा वीडियो बेसिकली वेस्ट बंगाल की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम डब्ल्यूबीसीएस से रिलेटेड है और हम डब्ल्यूबीसीएस को फोकस रखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस चैप्टर को डेप्थ में बताएं। इस वीडियो को स्टार्ट मैं इस तरीके से करना चाहूँगा कि आप सभी पहले अपनी अपनी बुक्स और कॉपी को निकाल लें और उसमें आप इस चीज़ को नोट करें। ये सभी वीडियोस में होता है, बट हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो पर फोकस करें। कुछ भी कॉपी करने से पहले आप पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में ही अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ये सारा चैप्टर आपको समझा पाऊँगा। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। यू कैन सी ऑन द डैशबोर्ड, यहाँ दो तीन नाम दिया गया है। इन दो तीन नामों में आप देख सकते हैं कि पहला नाम है वेन हेलमंड का। तो वेन हेलमंड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये पता किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड्स वाटर से ड्राइव करते हैं, यानी प्लांट डिराइव्स देयर फूड फ्रॉम वाटर। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वेन हेलमंड। नेक्स्ट आपको नाम दिया गया है स्टीफन हॉल्स का। स्टीफन हॉल्स ने एक थ्योरी दिया था जिससे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड वाया वाटर, बट दे नीड लाइट फॉर देयर प्रोडक्शन, यानी फूड बनाने के लिए उन्हें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद सैक्स ने एक थ्योरी दिया जिसके अकॉर्डिंग एक बात जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के क्षेत्र में, कि उन्होंने ये बताया कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी फोटोसिंथेसिस जो जहाँ पर होता है वो एरिया है क्लोरोप्लास्ट का। ओके, क्लोरोप्लास्ट का एरिया जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। एट लास्ट यू कैन सी कि ये बड़े अक्षर में चार्ल्स बांस का नाम दिया हुआ है। सो चार्ल्स बांस ने ऐसा कुछ बड़ा ही किया होगा जिसकी वजह से उनका नाम हमने बड़े अक्षरों में लिखा है। सो चार्ल्स बांस इन 1898 गेव द नेम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में दो वर्ड्स हैं, फोटो और सिंथेसिस। तो फोटो और सिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स बहुत सारी चीज़ों को एक जगह करके कोई एक चीज़ बनाना। तो ये फोटोसिंथेसिस नाम चार्ल्स
बार्न्स ने दिया था, चार्ल्स बार्न्स ने दिया था इन 1898। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि इन पूरे काम को करने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस को करने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं वो क्या क्या हैं। सो यहाँ पर आप देखें कि फोटोसिंथेसिस अगर ऑकर हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, प्लस आपको ज़रूरत है वाटर की, प्लस आपको ज़रूरत है लाइट की, उसके बाद आपको ज़रूरत है क्लोरोफिल की। मैं सी से क्लोरोफिल लिखता हूँ। तो इसके अलावा ये तो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के का एक छोटा सा मुआयना मैंने डिस्क्राइब किया है थ्रू पिक्चर। बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो मैं नाम उसका लिख देता हूँ। लाइक ADP इज़ रिक्वायर्ड, NADP is required, and RUDP is required for production of the carbohydrate which is the byproduct of photosynthesis। तो यहाँ आप देखें कि जब लाइट क्लोरोफिल के पास आती है तो वो इसी से यानी सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसको इस्तेमाल करके वो कार्बोहाइड्रेट बना लेती है। तो हमने इस टोटल टॉपिक को डिस्कस किया। इसमें एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये फोटोसिंथेसिस जस्ट नॉट फॉर प्लांट्स उनके लिए ही ज़रूरी नहीं बल्कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़रूरत है। क्यों? इसके दो फायदे हैं, वो सिग्निफिकेंस में एट लास्ट ऑफ द लास्ट ऑफ वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के क्या सिग्निफिकेंस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो पूरा ये इक्वेशन होता है उससे हमें क्या क्या कंक्लूज़न मिलते हैं, और उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या हमारा बेनिफिट हासिल होता है वो उस एक रिएक्शन से। तो चलिए चलाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले यहाँ आप देख लें कि ये एक लीफ है। मेनली लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन में एक इपिथेलियल जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो ऊपर के अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस के बीच में एक मेसोफिल सेल होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यही साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। चलिए चलाते हैं। मैं जहाँ डिस्कस कर रहा था कि हमारा क्या क्या केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या हासिल होता है। सो चलिए, केमिकल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या था हमारा। तो केमिकल इक्वेशन हमारा था 6CO2 प्लस 12H2O, और ये दोनों मिल करके ग्लूकोज बनाता है, या ग्लूकोज मैं बोल रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा मिलते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा पूरा इक्वेशन है। तो मैं इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा कि यहाँ से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है ये देखें कि हमारे इक्वेशन से ये प्रूव होता है कि जितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया गया था, यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया गया था, और उसके रिएक्शन से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दोबारा से बन जाता है। यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है उतने ही अमाउंट में ऑक्सीजन बन जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है कि जो जितने अमाउंट में हम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज करते हैं, जितने अमाउंट में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज होते हैं जो कि 12H2O था, उससे हाफ अमाउंट में वाटर दोबारा से बन जाता है। यानी हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि जितना अमाउंट हमने यूज किया उसके आसपास के अमाउंट में हमें बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, चल आते हैं इसके और बेनिफिट्स में। यहाँ ये किस टाइप का रिएक्शन है उसको समझें। ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता क्या है
कि वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस होता है। इसलिए इस अमल को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यही सारे एमसीक्यूज हैं। आपसे बहुत ही फोकस करके इस वीडियो को देखने को बोला जा रहा है, क्योंकि मैं इसे शॉर्ट में नहीं, इन डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ग्लूकोज जो होता है वो बाई प्रोडक्ट हासिल होता है इसके एंड में। सो ग्लूकोज इज आवर बाई प्रोडक्ट। इसके अलावा अब चले आते हैं कि ये दो पार्ट में ये प्रोसेस होता है। ये दो पार्ट में होता है। पहला है हमारा लाइट रिएक्शन और दूसरा है हमारा डार्क रिएक्शन। सो बिफोर वी डिस्कस लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, कुछ छोटे जो प्रोसेस हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला प्रोसेस कि आप जान के रखें कि आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जिसे हम लैंड प्लांट्स बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं? वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं थ्रू एयर, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं थ्रू एयर। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो इसे हासिल करते हैं, इसे वो होता है हमारा एक्चुअली डिफ्यूजन। और इसके बाद जो प्रोसेस एक्वाटिक प्लांट्स यानी वाटर में रहने वाले प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स जिस प्रोसेस के जरिए अपने कंपोनेंट्स को हासिल करते हैं, उसे एक प्रोसेस के जरिए हासिल करते हैं जिसे हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को पहले डिस्कस कर लिया जाए कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर टू प्रोसेस। एक प्रोसेस यानी डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो भी कंपोनेंट्स हैं वो जाते हैं, और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो कंपोनेंट्स है वो जाते हैं। बट ऑस्मोसिस के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऑस्मोसिस के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसे SPM लिखा मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है कि वो लोग अपने जो वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स उसे हासिल करते हैं। तो चलिए, तो एक वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, लाइक जाइलम्स होता है वाटर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें, तो वो उसके थ्रू इसको हासिल करते हैं। तो चलिए अब हम मेनली प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, हमारा जो रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन को। सो लाइट रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि लाइट रिएक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, पहले वो बात जान लें। लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना एरिया में होता है लाइट रिएक्शन। और ग्रेना जो होता है क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकोइड्स में होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकोइड्स में होता है ग्रेना। ठीक, तो ये थाइलोकोइड्स में होता है ग्रेना, और वहाँ पर होता है हमारा लाइट रिएक्शन। चल आते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में कुछ और मैंडेटरी चीज़ जानने के लिए कि लाइट रिएक्शन के लिए हमें लाइट मैंडेटरी है। इसके अलावा इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम एक पिक्चर के थ्रू टोटली समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलाते हैं उस पिक्चर पे। चलिए, टोटल प्रोसेस को मैं इस एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि इस रिएक्शन में चूँकि लाइट को यूज किया जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को
एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप इसे नोट करते चलें, ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसे आप दिमाग में रखें और उसके बाद आप इसे नोट कर लें। तो इस रिएक्शन में चूँकि लाइट यूज होता है इसलिए इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है कि पहले तो वाटर जो होता है वो क्या होता है कि वाटर को रूट हेयर्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रूट हेयर्स के जरिए जब उसे एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो क्या होता है कि मैं उसे टोटली समझा देता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि रूट हेयर्स जो कि रूट्स में होते हैं वहाँ से थ्रू जाइलम ये लीफ तक पहुँचते हैं। एल फॉर लीफ, जाइलम, एक्स फॉर जाइलम, सो लीफ में पहुँचते हैं। लीफ से ये मेसोफिल सेल्स में पहुँचते हैं और मेसोफिल सेल्स से ये क्लोरोप्लास्ट तक पहुँच जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। ये मैं आपको समझा दिया कि कैसे वाटर पहुँचता है वहाँ तक। वाटर जब क्लोरोफिल में पहुँच गया तो उसके बाद क्या होता है ये यहाँ से आप समझे। वाटर जब क्लोरोफिल में पहुँच गया तो होता क्या है कि सन लाइट ये क्या करता है कि वॉट जो क्लोरोफिल है, नॉर्मल क्लोरोफिल, उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। यानी सनलाइट कन्वर्ट्स नॉर्मल क्लोरोफिल इनटू एक्टिवेटेड क्लोरोफिल। इसके बाद क्या होता है, ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल्स कुछ अच्छा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन को दो पार्ट में यानी उसके आयोन्स में तोड़ देते हैं। एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन्स में ये ऑक्सीजन को एक्टिवेटेड क्लोरोफिल तोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये इसमें जो एनर्जी कम गया उसके बाद जो एनर्जी इनके पास रिमेनिंग बचा उससे क्या करते हैं, ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज एडीपी? एडीपी इज नथिंग बट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट and ATP is adenosine triphosphate. ATP is adenosine triphosphate. ओके, और यहाँ जो ADP से ATP में कन्वर्जन हुआ, यहीं पर आपको जो मैं समझाना चाह रहा था कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यहीं पर ये चीज़ कन्वर्ट होकर के लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोसेस होते हैं कि ये एटीपी स्टोर हो गया। इसी वजह से यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी स्टोर हुआ, इसी वजह से एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी के नाम से भी एटीपी को जाना जाता है क्योंकि यहाँ केमिकल एनर्जी के शकल में इसे स्टोर किया गया है। और इसी को लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन में जहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसे डार्क रिएक्शन में यूज किया जाता है। चल आते हैं अगले प्रोसेस पे। इसके बाद क्या होता है कि चूँकि एटीपी कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोक्साइल आयन्स भी बन गए, तो इसके बाद यहाँ पर जो एटीपी और हाइड्रोक्साइल आयन्स जो ये टूट रहे हैं, ये जो पहले मैंने वाटर वाला केस बताया, तो इस अमल को या इस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है, आप सभी जानते हैं इस प्रोसेस को, ये बेसिक है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये एक साइंटिस्ट रॉबिन हिल ने इसका खोज किया था। इस वजह से इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं लोग। हिल रिएक्शन 1937 में देखा था रॉबिन हिल ने, तो आप हिल रिएक्शन समझ चुके होंगे। अब क्या होता है कि और एक प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एटीपी एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन हुआ है, तो ये तो डार्क रिएक्शन में इसे यूज किया जाएगा। तो डार्क रिएक्शन में जब इसे यूज किया जाता है तो क्या किया जाता है, इसका उल्टा किया जाता है। एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है डार्क रिएक्शन में। उस वक्त क्या होता है, इस प्रोसेस को एक और नाम दिया गया है जिसे फोटो फॉस्फोराइलेशन फोस्फोरिलाइसेन कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में एडीपी बनता है एटीपी से, उल्टा केस होता है। फिर आते हैं हम अगले प्रोसेस पे। चूँकि आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आपको अगला समझने में बहुत ही आसानी होगा। फिर क्या होता है, यहाँ एनएडीपी जो कि पहले से ही प्लांट्स में मौजूद होता है, उसमें
H प्लस आयन्स क्या करते हैं, इसको NADP को रिड्यूस करके NADPH2 में कम चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ इसका रिडक्शन हुआ और ये NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि OH नेगेटिव जो हमारा आयन्स था वो अपना इलेक्ट्रॉन्स खो करके यानी चेंज करके वो क्या करता है, खुद को कंप्लीटली चेंज कर लेता है वाटर और ऑक्सीजन में। वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है वाटर और ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर दोबारा से ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। ये ऑक्सीजन क्या होता है कि लीव्स के जरिए थ्रू ट्रांसपीरेशन ये बाहर निकल जाता है। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैसियस मीडियम का पेड़ पौधे उसे एक्सहेल करते हैं, अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया। तो आपको याद दिलाता चलूँ कि मिससेलेनियस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, मिससेलेनियस 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि जो फोटोसिंथेसिस के केस में जो हमारा ऑक्सीजन बनता है उसे कौन प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर आयन्स का नाम दिया हुआ था। तो आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा कि हाइड्रोक्साइल आयन्स की वजह से ऑक्सीजन बनता है। तो देखें, आपको इतने अच्छे से इस प्रोसेस को समझ लेना है कि इसे आप समझ पाएँ कि ये हाइड्रोक्साइल आयन्स से हमारा टोटल प्रोसेस यहाँ पर ऑक्सीजन बना, तो यहाँ पर वाटर भी बन गया। तो कंक्लूजन क्या है कि आप यहाँ समझ लें कि क्या क्या आपको लाइट रिएक्शन से आपको हासिल हुआ या आपको क्या क्या मिला। यहाँ पर आप समझ लें कि लाइट रिएक्शन में आपको मिला ATP जो कि डार्क रिएक्शन में यूज होगा। लाइट रिएक्शन में आपको मिला NADPH2 जो कि NADP का क्या है, रिड्यूस फैक्टर है, रिड्यूस होकर के वो मिला। इसके अलावा आपको मिला वाटर, इसके अलावा आपको मिला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर चला गया, वाटर आपके पास है। ठीक, तो चलिए चलाते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। चलिए आते हैं हम डार्क रिएक्शन में। तो मैंने आपको सारा नोट बता दिया, तो चलाते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन के बारे में आप जान ले कि डार्क रिएक्शन की खोज जो है एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम था F ब्लैकमैन। चूँकि इनका नाम ही ब्लैकमैन है इसलिए इस प्रोसेस का नाम डार्क रिएक्शन दिया गया है। सो F ब्लैकमैन ने इस प्रोसेस का खोज किया था। इस प्रोसेस में मेनली होता क्या है कि इस प्रोसेस में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप जो लीव्स होते हैं वो थ्रू स्टोमाटा, जो कि लीव्स के अंदर में एक स्मॉल होल्स होता है जिसे स्टोमाटा कहते हैं, थ्रू स्टोमाटा लीव्स क्या करते हैं, स्टोमाटा के जरिए हासिल कर लेते हैं हमारा CO2। नेक्स्ट, इसके बाद आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है, आपको यहाँ पर लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि लाइट रहे या ना रहे इसमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक, इसके अलावा इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ और फैक्टर्स की, तो मैं उनका नाम लिख देता हूँ। एक है RUDP, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है NADPH2 की, जो कि पहले से आपने बना लिया है लाइट रिएक्शन में। RUDP NADPH2 सबका फुल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ देख लें। यहाँ इसके बारे में समझ लें कि राइबोल्यूज डाइफॉस्फेट यानी RUDP की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है ATP की, जो कि आपने लाइट रिएक्शन में बनाया है। तो चल आते हैं कि इस प्रोसेस में ये प्रोसेस होता कहाँ है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये भी थाइलोकॉइड्स के, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकॉइड्स होता है, उसके अंदर स्ट्रोमा होता है। इस पोजीशन में, इस साइट पे होता है हमारा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को
आप अगर स्टार्ट करें तो आप इस तरीके से समझे कि सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, तो थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा से वो मेसोफिल में जाता है, मेसोफिल सेल्स के बाद वो क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद के प्रोसेस को मैं बहुत ही अच्छे से आपको थ्रू इस साइकिल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड्स आपको मिले हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट आरयूडीपी के साथ रिएक्शन करते हैं। जो ऑलरेडी प्रेजेंट आरयूडीपीज हैं आपके, उससे रिएक्शन करते हैं। यानी ये रिएक्शन आप देख लें कि 6CO2 और 6RUDP आपस में रिएक्शन करते हैं और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, दैट इज फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA यानी फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बना लेते हैं। ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड अब क्या करता है कि अब होता क्या है कि NADPH2 क्या करती है, इसके साथ रिएक्शन करती है। NADPH2 जो कि फैक्टर आपका लाइट रिएक्शन में आपने प्रोड्यूस किया था, वो रिएक्शन करती है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA के साथ। उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। और इसके साथ रिएक्शन करके बना लेती है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgALD यानी फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड ये एक अल्डिहाइड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड बन जाता है तो इसको बनाने के लिए जितना भी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितना भी एनर्जी आपको लगता है, ये कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है जो एटीपी आपने पहले से बना रखा था। यानी लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बना था उसके थ्रू आपको ये चीज़ मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस प्रोसेस को फोटो फॉस्फोरो फॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन को अगर हम यहाँ देखें तो ये एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट होना फोटोफॉस्फोराइलेशन है। नेक्स्ट, जो आपका अमाउंट यहाँ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड बना था, वो अब क्या करता है कि इसके बाद ये साइकिल्स इसी तरीके से चल रहे हैं और ये चीज़ बन रहा है। इसके बाद क्या करता है कि इसके कुछ अमाउंट्स यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड अपने आप को कन्वर्ट करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना देता है। यानी आपके पास जो आपका कार्बोहाइड्रेट, जो कि आप प्लांट का फूड है, जो आपको मिलना चाहिए, वो यहाँ पर बन जाता है। तो बचा आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड। ये अब क्या करता है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUDP में। यानी जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUDP स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस में लगा था, वो दोबारा से फिर से आपको मिल गया। यानी यहाँ पर भी इसका लॉस नहीं हुआ, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दोबारा से बन गई। तो यहाँ क्या हुआ, RUDP बन गया और हमारा ग्लूकोज बन गया। तो इस प्रोसेस को ही हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने ये प्रोसेस बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल फैक्टर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद ये तो बेसिक प्रोसेस था। यहाँ पर आप अगर मेरे एक एक लाइंस पर गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि सारा एक एक MCQs है। और अगर आपका को इस चीज़ का यकीन नहीं तो मैं एक MCQs वीडियो ऑन फोटोसिंथेसिस भी लाऊंगा जिस पे आप ये देख पाएंगे। लेकिन ये था बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी भी आपने इस प्रोसेस को जस्ट समझा है, यानी इसको समझने के लिए आपको जस्ट हाफ एन आवर लगे। ये आपका प्रोसेस को समझना हुआ। इसके बाद मैं आपको थोड़ा आज एडवांस पोर्शन के बारे में बता देता हूँ। लेकिन एडवांस पोर्शन
इसके बाद आपको बाद में दूसरे वीडियो के थ्रू बताया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयंस को टूट करके ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट होते हुए देखा है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ एक को फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं एग्जांपल में आपको एक MCQs यही बता देता हूँ कि क्लोरीन नेगेटिव जो ये है आयन है, और मैंगनीज 2 पॉजिटिव ये भी ये एक एनायन है, ये एक केटायन है। ये जो मिनरल्स हैं जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं आपके प्लांट्स में, ये यहाँ पर एक को फैक्टर का काम करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच को फैक्टर्स allows the conversion of OH negative ion into oxygen and water। तो आपका आंसर होगा, वहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे कि मैंगनीज दिया हुआ है या फिर क्लोरीन। तो ये एक एडवांस लेवल का MCQ है। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ कि आपको क्या क्या समझना है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद और एक चीज़ आपको बता दूं कि डार्क रिएक्शन में भी होता क्या है कि 3 तरह के प्लांट को डिस्क्राइब किया गया है, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स एंड कैम्प प्लांट्स। तो आपको कंपटीशन की तैयारी में इन सब को भी पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। बट यहाँ आप समझ लें कि इसमें आपने जो भी समझा, ये सारा एक एक MCQs आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी मिसलेनियस के थ्रू दिया। चल आते हैं, आपको जो मैंने कहा था कि मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस दो तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के लास्ट में जो ग्लूकोज बना, ये एक्चुअली क्या है कि ये हमारा फूड है, जिसको प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके स्टार्च के शकल में अपने पास रख लेते हैं। ये उनका फूड हो जाता है। और जब इकोसिस्टम, यानी देखिए मैं यहाँ पर अब इसको दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ रहा हूँ। इकोसिस्टम में एक्चुअली क्या होता है कि जब फूड वेब स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स जो बनाते हैं खाना, उसको यानी हरी पत्ती खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जिन्हें हर्बीवोरस कहते हैं, ये एक्चुअली प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये जब इन्हें खा लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ एक गॉट का। गॉट मीन्स बकरी, ओके। तो यहाँ पर हर्बीवोरस जब उसे खा लेते हैं, और जब हर्बीवोरस का गोश्त हम इंसान यानी ह्यूमन बींग्स, हम लोग इसे खाते हैं, तो ये क्या होता है कि इसके थ्रू यानी प्लांट्स के थ्रू ही क्या हुआ कि फूड जो है हमारे तक पहुंचा। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो 10% ही पहुंचता है। ये एक्चुअली एक लॉ है, 10% लॉ, जो लिंडमैन ने दिया था। ओके, तो ये मैंने आपको EVS का भी एक क्वेश्चन बता दिया कि लिंडमैन्स जो है उन्होंने एक 10% लॉ दिया था, जिसके थ्रू हर लेवल पे जो है 10% एनर्जी ही जाता है। चलिए, तो ये एक सिग्निफिकेंस हुआ कि हमारे तक कैसे पहुंचता है। इसके अलावा आपको बेनिफिट क्या है कि ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होता है। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये साइकिल जो है मेंटेन रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी कक्षाओं को पार करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं। सो थैंक यू। मैंने आपको आज ये वीडियो के थ्रू फोटोसिंथेसिस समझाने का पूरा कोशिश किया। अगर आप इसे थोड़े से कंसंट्रेशन के साथ देखें, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, विदाउट एनी लैंग्वेज रिक्वायर्ड और थ्रू जस्ट साइंस एंड सिग्नल्स। मैंने तो जस्ट साइंस एंड सिग्नल्स का ही इस्तेमाल किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो और एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मुझे चाहिए कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए एक